बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 हैलोजेंस पार्ट 5 इम्पोर्टेंस ऑफ हैलोजेंस करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ हैलोजेंस। लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इम्पोर्टेंस ऑफ हैलोजन, जिन्होंने इसका पार्ट 4 नहीं देखा वो लाजमी देख लें, ताकि हैलोजेंस की दोनों शक्लें, बल्कि तीनों शक्लें जो है वो आपके जहन में बैठ जाएं। एक शक्ल हैलोजन की एलिमेंटल फॉर्म की है बहैसियत एलिमेंट्स। दूसरी शक्ल जो है वो हैलोजेंस की कंपाउंड के अंदर है, कंपाउंड की स्टेट में। और तीसरी शक्ल जो है वो हैलोजेंस की आयंस की शक्ल में। अब ये क्या है? जो अब ये वीडियो देख रहे हैं वो तो यकीनन सोच रहे होंगे, जिन्होंने पार्ट 4 तसल्ली से देख लिया है, लेक्चर नोट कर लिया है, ज़रूरत पड़ी तो एक से ज़्यादा दफ़ा देख लिया है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है भाई। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हैलोजेंस में एज एलिमेंट की हैसियत से हैलोजेंस की इम्पोर्टेंस जो है वो हम देखेंगे। आपको पता है हैलोजेंस के अंदर हमारे पास जो है सबसे पहले फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, और एस्टेटाइन जो है वो रेडियो एक्टिव है। उसको तो हम अभी डिस्कस नहीं करते और आपके सिलेबस में भी नहीं है वो। मैक्सिमम यूज़ एलिमेंटल स्टेट के अंदर इन सब में से किसका है सबसे ज़्यादा? इसका, क्लोरीन का। क्लोरीन हैज़ मैक्सिमम यूज़। जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो अहमियत की बात करते हैं आसान लफ्ज़ों में, मतलब उसका हमारी डेली लाइफ में क्या किरदार है। अगर इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो हमारी डेली लाइफ में कहीं तो कोई फ़ायदा होगा। अगर मैं आपसे टेलीविज़न का फ़ायदा पूछूं, टीवी का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, मार्कर का, बोर्ड का, इन सब के फ़ायदे तो आपको नज़र आएंगे। कपड़ों के इनके क्या फ़ायदे हैं, खाना है, अच्छा खाना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये तो आपको नज़र आएंगे। आप फ़ौरन 50 तकरीरें कर देंगे। लेकिन इनके पीछे जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उसके हवाले से अगर सवाल किया जाएगा तो आप क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। आप बोलेंगे पता नहीं क्या पूछ लिया सर ने। और भाई ये जितनी चीज़ें हैं इनके जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे पूरी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है भाई। और केमिस्ट्री के अंदर ये 118 एलिमेंट्स ही तो हैं, और उन 118 में से हम हैलोजेंस की इंपॉर्टेंस देखने जा रहे हैं हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। तो एलिमेंट की हैसियत से क्लोरीन का मैक्सिमम यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, बहुत ज़्यादा इसका। और एज कंपाउंड्स, अगर कंपाउंड्स की हैसियत से देखें, ऑल हैलोजेंस आर यूज्ड, ऑल हैलोजेंस आर यूज्ड। याद रहे क्लोरीन का सिर्फ एलिमेंटल स्टेट के अंदर इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है, कंपाउंड स्टेट के अंदर भी क्लोरीन की बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। ठीक है। इसकी एक छोटी सी मिसाल फिर दे दूं, हालांकि पार्ट 4 के अंदर मैंने तफसील से बात की है। क्लोरीन गैस जो है ये एलिमेंटल स्टेट है, फ्लोरीन गैस जो है ये एलिमेंटल स्टेट है, ब्रोमीन लिक्विड जो है इसकी एलिमेंटल स्टेट है, लिक्विड स्टेट में एलिमेंटल स्टेट है ब्रोमीन की, गैस की स्टेट में एलिमेंटल स्टेट है, एलिमेंट की हैसियत से ये मौजूद हैं। और आयोडीन जो है सबके साथ 2 नज़र आ रहा होगा, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होते हैं। ये जो नज़र आ रहे हैं आपको ये चीज़ें हैं और ये एलिमेंट्स हैं, और ये हमारी डेली लाइफ में इनके मुख्तलिफ यूजेस हैं इसी हैसियत से। और जब ये कंपाउंड्स की शक्ल में आते हैं, जैसे अगर क्लोरीन को लूँ तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो किसी डिटेल्स का मोहताज नहीं है कि सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो कहता है
सिर्फ खाना बनाने में इस्तेमाल नहीं होता, इसका पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हैलोजन में क्लोरीन की हैसियत कंपाउंड है, ये कंपाउंड कहलाएगा क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स से मिलके बना है। समझ आ गई बात। अब चलते हैं इसके अंदर फ्लोरीन को ले लेते हैं पहले। नंबर 1 पे फ्लोरीन ही है, 7A ग्रुप के अंदर आप इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर। इसमें केमिस्ट्री भी आ जाएगी, फिज़िक्स भी आ जाएगी, बायोलॉजी भी आ जाएगी। फ्लोरीन एलिमेंट की हैसियत से, एज एलिमेंट, इसको मैं यहाँ पर F2 लिख रहा हूँ। कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? ये स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कि फ्लोरीन गैस जो है वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है? इन रॉकेट प्रोपल्जन, इन रॉकेट प्रोपल्जन। रॉकेट आपने देखा होगा, स्पेस रॉकेट्स होते हैं और ज़मीन पर भी रॉकेट्स होते हैं। मैं स्पेस में जो जाने वाले रॉकेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे पास जो है वो कौन कौन से, क्राफ्ट का मतलब होता है जहाज़, एक होता है एयरक्राफ्ट, वो जो जहाज़ जो कि हवा में उड़ते हैं उनको एयरक्राफ्ट कहा जाता है। एक होता है स्पेस क्राफ्ट, वो जहाज़ जो कि स्पेस में उड़ते हैं। ये हमारी ज़मीन है और ये इसके गिर्द का एटमॉस्फेयर है। तो इसके अंदर जो भी जहाज़ उड़ रहे हैं आप देखते हैं, पैसेंजर प्लेन्स वगैरह, ये सब ये एयरक्राफ्ट कहलाते हैं, सब के सब, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या कुछ भी हो, हवा में उड़ने वाले सब के सब एयरक्राफ्ट कहलाते हैं। हवा में उड़ने वाले जहाज़, चाहे वो जंगी जहाज़ हों या फिर वो मुसाफिर बरदार जहाज़ हों, सब एयरक्राफ्ट कहलाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलने के बाद ये स्पेस जो शुरू हो जाता है, चाँद, सूरज, सितारे, सैयारे, उनके इर्द गिर्द जो है वहाँ पर स्पेस क्राफ्ट होते हैं। और स्पेस क्राफ्ट को ज़मीन से ऊपर लेके जाने वाला जो है वो ये रॉकेट होता है। ये रॉकेट होता है। इस रॉकेट का काम ये होता है, इसके साथ यहाँ पे जो है ये स्पेस क्राफ्ट साथ जो है वो बंधा हुआ होता है। ठीक है। तो जब ये रॉकेट ऊपर यहाँ से उड़ता है, स्पेस में पहुँचता है, स्पेस में पहुँचने के बाद ये रॉकेट जो है निकल जाता है, स्पेस में गुम हो जाता है और इससे ये स्पेस क्राफ्ट जो है, ये स्पेस क्राफ्ट ये अलग हो जाता है। बस इसका इतना ही काम होता है। ये रहा स्पेस क्राफ्ट और ये स्पेस में पहुंच गया। इसको लेके कौन गया? ये रॉकेट लेके गया। रॉकेट कैसे लेके गया? इस रॉकेट के नीचे अगर आपने टेलीविज़न में देखा हो या यूट्यूब पे, यहाँ पर जब ये जा रहा होता है तो आग लगी हुई होती है, बहुत सारा धुआं होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी बेस में आग जल रही है, धुआं है बहुत बड़ी मिकदार में, तो ये आग जल क्यों रही है? यकीनन कुछ ना कुछ जल रहा होगा वहाँ पर। अब ये कुछ ना कुछ जो जल रहा है ये क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बताने के लिए, जिसमें ये बर्निंग हो रही है, यहाँ पर कुछ चीज़ें जल रही हैं तभी तो आग निकल रही है। लेकिन उन चीज़ों को जलाने के लिए हमारे पास जो है वो ये फ्लोरीन गैस जो है इसको भी यूज़ किया जाता है। प्रोपल्जन वर्ड का मतलब होता है धकेलना, धक्का देना, धक्का देना। समझ में आ रही है बात? तो स्पेस में इस रॉकेट को धक्का देने के लिए ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ धकेला जाए, ये रॉकेट जो कि इस स्पेस क्राफ्ट को लेके जा रहा है, तो इसको धकेलने के लिए जो है वो अंदर मौजूद, इसको प्रोपेल करने के लिए, इस रॉकेट की प्रोपल्जन के लिए ये फ्लोरीन गैस जो है अंदर बर्न की जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जल रही हैं, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन गैस का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी मिकदार में, स्मॉल क्वांटिटी इन रॉकेट प्रोपल्जन, ठीक है, इसमें फ्लोरीन गैस का इस्तेमाल हो रहा है। याद रहे, फ्लोरीन का इस्तेमाल एलिमेंट की हैसियत से देख रहे हैं, कंपाउंड की हैसियत से इसका यूज़ देख लीजिए आप, नोट करते रहिए सर। मैंने कहा ना, बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा इसमें। उसके बाद एज कंपाउंड, एज कंपाउंड यानी कि फ्लोरीन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कुछ चीज़ें बना रहा है। लॉट ऑफ फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स,
लॉट ऑफ फ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स। नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि फ्लोरीन जो है वो कार्बन के साथ फ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो कि बहुत सारी किस्मों के हैं, ठीक है, फ्लोरीन के साथ। और दूसरा कौन सा एलिमेंट है उसके साथ कार्बन जो है वो मौजूद है। समझ में आ रही है बात? मिसाल के तौर पर इसको समझाने के लिए फ्लोरो कार्बन मतलब फ्लोरीन कार्बन के साथ जो है मिलके बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? आप सोच रहे होंगे फ्लोरीन कार्बन के साथ मिलेगा तो एक ही कंपाउंड बनेगा, एक से ज़्यादा कंपाउंड कैसे बन सकते हैं? बन सकते हैं भाई। ये देख लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो ये कंपाउंड बन रहा है ना, जिसको वाटर कहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इस रेशो से मिलेगा तो ये एक मेडिसिन है जिसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। इसके ऊपर तवील वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो ये दोनों कंपाउंड हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ये दोनों, लेकिन ये पानी है और ये एक सिरप है, मेडिसिन है। तो यहाँ पर देख लें, ये भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। बिल्कुल इसी तरह फ्लोरीन और कार्बन ये मुख्तलिफ रेशोज़ से मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर फ्लोरीन 3 है, तो यहाँ पर कार्बन 5 है, लाइक दिस। और हो सकता है इनके साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी लगाओ, हाइड्रोजन साथ लगाओ यहाँ पे, लाइक दिस। तो ये सारे के सारे जो है वो फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स कहलाएंगे, क्योंकि इसमें फ्लोरीन और कार्बन दोनों मौजूद हैं। ये बहुत सारी किस्मों के हैं। तो बहुत सारे किस्मों में बहुत सारे फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स में जो है वो फ्लोरीन का यूज़ होता है। ठीक है भाई। आगे जो है बात बता रहा है क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लोरोकार्बन, सबसे अहम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ एक का हवाला दे रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्लोरो कार्बन कंपाउंड, सबसे अहम तरीन फ्लोरोकार्बन कंपाउंड जो है वो कौन सा होता है? इसका कॉमनली इसको जो है वो टेफ्लॉन भी कहा जाता है, PTFE। नोट्स में डाल दीजिए, इसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन। ठीक है भाई, PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। ये क्या है? ये बहुत सारे फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स में से अब स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा भाई। बहुत से फ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स जो हैं उनमें से सबसे अहम तरीन फ्लोरोकार्बन कंपाउंड ये है, PTFE। इसका फुल वर्ड्स हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन। कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है इसका? इसका इस्तेमाल जो है वो, ये एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। ये जो कंपाउंड है, एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर फॉर वायर कवरिंग्स, फॉर वायर कवरिंग्स। हमारे पास चीज़ें जो है ना बिजली से मुताल्लिक 3 किस्मों की होती हैं। एक वो जो होती हैं कंडक्टर जिनको कहते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाता है। दूसरी वो होती हैं जिनको इंसुलेटर कहते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये प्लास्टिक है, ये इंसुलेटर है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। आप इसको बिजली के तार के साथ लगा दीजिए, दूसरे हाथ से पकड़ लें, आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आयरन का कोई टुकड़ा है, कोई वायर है आयरन की, उसको आप बिजली की तार से लगाएंगे तो आपका कार्टून बन जाएगा वहाँ पर, और आपको बड़ा जो है सख्त किस्म का बिजली का झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि आयरन से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है उनको कंडक्टर कहते हैं, और जिनसे नहीं होता पास इलेक्ट्रिक करंट उनको इंसुलेटर कहा जाता है। क्योंकि बिजली का इस्तेमाल हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, तो जितनी भी तारें आप देखें उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग हुई हुई होती है, प्लास्टिक एक चढ़ा होता है।
हम जो समझते हैं ना कि ये बिजली की तार है, तो उसके तार उसके असल में अंदर होती है, जो कॉपर की बनी हुई होती है, सिल्वर की बनी हुई होती है, ज़्यादातर इन दो मेटल्स की बनी हुई होती हैं तारें। उनके ऊपर देखें आप भले आपने चार्जर उठा लें, उसके में देखें वो जो तार होगी वो उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हुई हुई होगी। समझ में आ रही है बात? तो क्यों प्लास्टिक? क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर है। समझ आ रही है बात? प्लास्टिक इंसुलेटर है, तो उसके अंदर जो वायर है वो कंडक्टर है। आप काट के उसको चेक कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है तारों के ऊपर, ये कौन सा है? इसको हम कहते हैं फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड PTFE। अब अपनी ज़िंदगी में आप जगह जगह देख लीजिए, मोबाइल का चार्जर हो या घर में बिजली के पंखे लगे हुए हों या बिजली का इस्तेमाल कहीं भी हो रहा हो, ऑब्वियस सी बात है वो एक डिवाइस है, उसको आपने बिजली के साथ कनेक्ट तो करना है, स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट तो आपने करना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? आपको वायर की नीड है, तार की नीड है। वो तार जो है आप चाहते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट स्विच बोर्ड में से निकल के उस डिवाइस में भी जाए और आपको भी नुकसान ना पहुंचे, तो इसीलिए उसके ऊपर इंसुलेशन हुई हुई होती है। ठीक है, और वो जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है उस इंसुलेशन के लिए, वो क्या है? उसको हम कहते हैं PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, और ये कंपाउंड है फ्लोरीन का। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, इसके अलावा फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स जो हैं इनका और भी कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये तो मैंने ख़ास इस्तेमाल बता दिया PTFE पॉलीटेट्रा, इसका तो इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया वायर कवरिंग्स में। ठीक है, इसके अलावा और इसका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स का, अदर देन दिस PTFE, अदर देन दिस PTFE? और जो फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स हैं जनरली उनका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है हमारी ज़िंदगी में? हम कहते हैं एलोजेंस पढ़ रहे हैं या हमारी ज़िंदगी में कहाँ यूज़ हो रहा है? अभी पहला यूज़ देखा आपने, रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट्स के अंदर जो है वो फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स का यूज़ हो रहा है, एरोसोल्स में यूज़ हो रहा है। ठीक है, और एरोसोल प्रोपेलेंट्स, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में यूज़ हो रहा है, एनेस्थेटिक्स में यूज़ हो रहा है, एनेस्थेटिक्स, सबकी तफसील बताता हूँ अभी। एनेस्थेटिक्स में यूज़ हो रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर फ्लूइड्स में यूज़ हो रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर फ्लूइड्स में। पहले रेफ्रिजरेंट्स को देख लेते हैं। फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स का यूज़ हो रहा है। रेफ्रिजरेंट्स क्या हैं? वो चीज़ें जो कि रेफ्रिजरेटर्स या रेफ्रिजरेशन में यूज़ होती हैं, ठंडा करने वाली चीज़ें, ठंडा करने वाली चीज़ें। आसान लफ्ज़ों में ये बात है, अगर आपका फ्रिज है उससे ठंडक मिल रही है, AC है उससे ठंडक मिल रही है, और वो सारी चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही हैं जो कि चिलनेस या ठंडक के काम आ रही हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों के अंदर कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो कि खुद ठंडी हो रही है। देखें ज़रा बात को समझिएगा, आप गर्मियों के दिनों में ठंडक लेना चाहते हैं तो आप जो है वो आइस के दो चार बड़े बड़े टुकड़े अपने सामने रख लीजिए और बैठ जाइए, आपको चिलनेस महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी। मतलब वो सोर्स क्या है यहाँ पर? रेफ्रिजरेंट क्या है? वो आइस जो पड़ी हुई है। अब रेफ्रिजरेटर हो या AC हो, इस किस्म की वो सारी चीज़ें जिनसे आपको ठंडक मिलती है, उनके अंदर कोई आइस थोड़ी ना है जिससे ठंडक निकल रही होगी, कोई तो चीज़ होगी। समझ आ रही है बात आपको? तो AC, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो खुद ठंडी होती हैं और उनसे ठंडक जो है आपको मिलती है, उन सारी चीज़ों को रेफ्रिजरेंट्स कहा जाता है, ठंडा करने वाली चीज़ें। ठीक है, और वो चीज़ें कौन से कंपाउंड्स हैं जो ठंडा हो रही हैं तो आपको ठंडा कर रही हैं? उनको फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स जो है वो होते हैं असल में वहाँ पर, जो कि रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। ये पहला यूज़ आपने फ्लोरोकार्बन कंपाउंड का देख लिया। दूसरा यूज़, पहला यूज़ तो स्पेशल केस में आपने देख ली ना PTFE की सूरत में, ये आम जनरल यूजेस हैं फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स के रेफ्रिजरेंट्स की सूरत में, ठंडा करने वाली चीज़ें।
एरोसोल प्रोपेलेंट्स, ये एरोसोल्स होते क्या हैं? ये जितने स्प्रे हैं, आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो स्प्रे कौन सी शक्ल में? परफ्यूम की शक्ल में, वो भी एक स्प्रे है, ठीक है। घरों में मच्छर मार जो होते हैं, मॉस्कीटो किल, मॉर्टीन वगैरह, उनके ऊपर भी स्प्रे लगा हुआ होता है, वो है। बॉडी स्प्रेज होते हैं, और जगह जगह जो है वो स्प्रे वाले फंक्शन जो परफॉर्म करती हैं चीज़ें, वो बोतलें जिनको स्प्रे करना कहते हैं कि भाई इससे स्प्रे होगा, भले वो किसी भी सेंस में हो रहा हो, स्प्रे हो रहा है उनसे। तो स्प्रे करने वाली जितनी चीज़ें हैं उन सबको एरोसोल्स कहा जाता है। गलत, उनको एरोसोल्स नहीं कहा जाता। एरोसोल उनके अंदर होता है। समझ आ गई बात? ये सिर्फ समझाने के लिए कहा था आपको। उनको कलेक्टिवली कहा जाता है एरोसोल्स स्प्रे। क्या कहते हैं? एरोसोल्स स्प्रे। जिस तरह की ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो बोतल है इसको हम कहेंगे एरोसोल स्प्रे। यहाँ पर वो लगा हुआ एक होल होता है, यहाँ से आप इसको दबा के प्रेस करते हैं तो इसमें से यहाँ से शावर की शक्ल में, ठीक है, एक लिक्विड जो है वो निकलता है। किसको क्या कहते हैं हम? फुहार की शक्ल में, शावर की शक्ल में, फुहार की शक्ल में एक लिक्विड जो है वो बाहर निकलता है। ऐसे ही होता है। घरों में बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हो तो मॉर्टीन जो है वो स्प्रे ले आइए, दबाएं, उसमें से इस तरह से लिक्विड बाहर निकलेगा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। तो ये लिक्विड जो अंदर मौजूद है, ये लिक्विड जो अंदर मौजूद है, परफ्यूम की बोतल ले लें, उसमें जो लिक्विड मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एरोसोल्स। इन लिक्विड्स को हम एरोसोल्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? और ये जो डिवाइस होती है पूरी की पूरी, ये कहलाती है एरोसोल स्प्रे। सारे के सारे कलेक्टिवली एरोसोल्स स्प्रे कहलाते हैं। अब प्रोपल्जन वाला आपने कॉन्सेप्ट देखा, वो रॉकेट प्रोपल्जन जो मैंने कहा था, उसमें क्या हो रहा था? प्रोपेल हो रहा था, रॉकेट को धक्का मिल रहा था, रॉकेट को धक्का मिल रहा था अपवर्ड, ऊपर की तरफ, क्योंकि अंदर उसके कुछ प्रोपेलेंट्स थे जो कि बर्न हो रहे थे, जल रहे थे, और उनको जलाने में फ्लोरीन गैस अपना किरदार अदा कर रही थी। तो फ्लोरीन गैस वहाँ पर खुद जल के उन प्रोपेलेंट्स को जला रही थी, जिससे आग निकल रही थी, और थर्स्ट मिल रहा था किसको? उस रॉकेट को। और उस थर्स्ट, उस धक्के की वजह से रॉकेट ऊपर जा रहा था। तो ये मतलब है वर्ड, प्रोपल्जन हो रही थी उसकी, उसको धक्का मिल रहा था। तो यकीनन उसके अंदर प्रोपेलेंट्स होंगे जो कि धक्का देने वाले होंगे, खुद जल के प्रोपेल करने वाले होंगे, धक्का देने वाले होंगे। समझ में आ गई बात? तो एरोसोल प्रोपेलेंट्स, इसके अंदर भी यकीनन कुछ ऐसे प्रोपेलेंट्स होंगे जो कि धक्का देंगे, प्रोपेल करेंगे किसको? इसी लिक्विड को, कि वो जो है वो, ये ट्यूब सी अंदर गई हुई होती है इसके अंदर, कि वो जो है ये लिक्विड जो है ये क्या हो? ये लिक्विड शावर की शक्ल में, स्प्रे की शक्ल में बाहर निकले। तो इस लिक्विड को बाहर निकालने के लिए स्प्रे की शक्ल में, शावर की शक्ल में, इसमें भी कुछ प्रोपेलेंट होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। समझ में आ गई बात? वो जो है इस लिक्विड को बाहर निकालते हैं, धक्का देते हैं, प्रोपेल करते हैं इस एरोसोल को, ये इन एरोसोल्स को प्रोपेल करते हैं, इनको धक्का देते हैं। इसीलिए इन प्रोपेलेंट्स को कहा जाता है एरोसोल प्रोपेलेंट्स। इसके अंदर ही मौजूद होते हैं, इसी एरोसोल्स में, इसी लिक्विड में वो एरोसोल प्रोपेलेंट्स मौजूद होते हैं। और वो एरोसोल प्रोपेलेंट्स जो कि इस एरोसोल को धक्का देके बाहर निकाल रहे हैं, वो एरोसोल प्रोपेलेंट्स जो हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वो फ्लोरीन के कंपाउंड से बने हुए होते हैं। कौन से कंपाउंड्स? जो अभी पूरा ग्रुप बताया है, फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, उनमें से एक या कई किस्मों के फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स हैं जो एज अ एरोसोल प्रोपेलेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। एनेस्थेटिक्स। हमारी मेडिकल की दुनिया में क्या होता है? अगर आपको इलाज कराना हो, थेरेपी का मतलब होता है इलाज, या तो कीमोथेरेपी होती है, या रेडियोथेरेपी होती है, या सर्जरी होती है। ऑपरेशन वगैरह अगर करवाना हो तो आपको सर्जरी, पाकिस्तान में तो अब भी सर्जरी का ज़्यादा मसला है, सर्जरी होती है। सर्जरी का आसान मतलब क्या है? सर्जरी का आसान मतलब ये है कि वो डॉक्टर साहब जो सर्जन हैं वो आएंगे और उनके पास कांटे, छुरी वगैरह ये सब कुछ हैं, और जहाँ आपके पेट के अंदर कोई गड़बड़ है तो वो आपका पेट काटेंगे,
और पेट के अंदर जहाँ गड़बड़ है उसको ठीक करेंगे। बात समझ आ गई? आपके पेट को काटेंगे, चीरा लगाएंगे। तो ये काटा पीटी का जो काम होता है इसको कहा जाता है सर्जरी, और जो ये काम करता है उसको कहते हैं सर्जन। दूसरा काम ये है कि आपके पेट में कोई गड़बड़ वगैरह हो रही है तो उसका हल ये है कि आपके लिए क्या किया जाए, आप मेडिसिन खा लें, दवाएं खा लें। उससे आपका ज़ख़म जो अंदर मैदे में पड़ गया है वो सही हो जाएगा। इसको कहते हैं कीमोथेरेपी। केमिकल्स की मदद से, कीमोथेरेपी, केमिकल्स मतलब मेडिसिन, उनकी मदद से आपका इलाज किया जा रहा है। आपकी सर्जरी नहीं होगी, आपका ऑपरेशन नहीं होगा, काटा पीटा नहीं जाएगा आपको, बल्कि दवाएं दी जाएंगी, उनके ज़रिए आपका ज़ख़म ठीक किया जाएगा मैदे का। तो सर्जरी नहीं हो रही आपकी, कीमोथेरेपी हो रही। तीसरा जो हल है वो हमारे पास होता है रेडियोथेरेपी का, रेडिएशंस के ज़रिए, शुआओं के ज़रिए, लेज़र लाइट के ज़रिए। इसको कहते हैं रेडियोथेरेपी, रेडियो वेव्स के ज़रिए, रेडिएशंस के ज़रिए आपका इलाज करना। समझ में आ रही है बात? उसमें क्या होगा, वो जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर रेज मारी जाएंगी, रेज मारी जाएंगी, रेडिएशंस मारी जाएंगी, शुआएं मारी जाएंगी। इनको शॉट्स भी कहते हैं, आमतौर पे लोग उसको कहते हैं शॉट्स मार रहे हैं भाई। तो अब क्या है, आपको ना दवाएं खाने की ज़रूरत है, ना आपको पेट कटवाने की ज़रूरत है, बल्कि वो डिवाइस ही यहाँ पे आपके पेट के उस इन्फेक्टेड जगह पे लगाएंगे। क्योंकि आपका मसला पेट के अंदर है ना, स्टमक जो है आपका, मैदा वहाँ से वो सड़ रहा है, गल रहा है, उसमें ख़राब हो गया, उधर फंगस पड़ गई है। तो यहाँ पे वो रख के वो उस क्या मारेंगे, रेडिएशंस मारेंगे। रेडिएशंस आपके स्टमक में से गुजर जाएंगी, जी, आपके स्टमक में से गुजर जाएंगी, आर पार चली जाएंगी, उस जगह पे जाएंगी जहाँ पर ज़ख़म है, और उस ज़ख़म में वहाँ जो ट्यूमर वगैरह है वो उसको उड़ा देंगी वो रेडिएशन। दिस इज़ कॉल्ड रेडियोथेरेपी। समझ में आ रही है बात आपको? तो 3 किस्म का मैंने आपको तरीका इलाज बता दिया। सर्जरी हो रही है, कीमोथेरेपी हो रही है, या रेडियोथेरेपी हो रही है। रेडिएशंस के ज़रिए आपको ठीक किया जा रहा है आपके जिस्म के अंदर अगर कोई मसला है तो। अब सर्जरी की तरफ चलते हैं। तो सर्जरी में क्या होता है, सर्जरी के अंदर एनेस्थेटिक्स, ये मेडिसिन होती हैं, ये मेडिसिन होती हैं। अगर मुझे यहाँ कोई मसला है तो मुझे काटेंगे, यहाँ से सर्जन साहब आएंगे, वो यहाँ से जो है वो छुरी लेंगे और यहाँ से कट लगाएंगे, तो मुझे क्या होगा, मज़ा आएगा, दर्द ही होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, पहले ही मरीज़ हूँ। फिर यहाँ मुझे गड़बड़ हो रही है, वो ऑपरेशन करने आया, वो इसको और काटेगा, तो दर्द होगा ना इस जगह पे। तो इसको सुन करने के लिए, इसको कहते हैं सुन करना। सुन कर देने का मतलब होता है बेहिस कर देना, इनसेंसिटिव कर देना। तो यहाँ पर इस जगह पर जब आप एस्थेटिक्स, ऐसी मेडिसिन होती हैं, ट्यूब्स वगैरह, स्प्रे जो यहाँ पर किया जाएगा इस जगह पे, तो ये जगह सुन हो जाएगी। सुन होने के बाद जब वो डॉक्टर यहाँ चीरा वगैरह लगाएगा, कट लगाएगा, तो आपको दर्द नहीं होगा। आप लेटे हुए भी होंगे, बोलेंगे क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कट भी लग रहा है। वो छुरी से काट रहा होगा, नाइफ से काट रहा होगा, और आपके सामने आप बैठे हुए होंगे और काट पीट के आपका सही कर देगा। उसके बाद स्टिचेस लग जाएंगे, टाँके लग जाएंगे। तो ऐसे सारे मेडिसिन, ऐसे सारी चीज़ें, ऐसे सारे केमिकल्स जिनको हम एनेस्थेटिक्स कहते हैं, उनका काम क्या है, सुन कर देना उस जगह को जहाँ पर चीरा वगैरह लगना है। और ऐसे सारे केमिकल्स जो हैं, ऐसे सारे कंपाउंड्स जो हैं, वो फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स में ही शामिल हैं। मतलब ऐसे सारे कंपाउंड्स जो एनेस्थेटिक्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं मेडिसिन में, वो सारे कंपाउंड्स असल में कौन से हैं, फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स बहुत सारी किस्मों के। तो यहाँ पर भी आपने रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे भी फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स का यूज़ देखा, एरोसोल प्रोपेलेंट्स के तौर पे भी फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स का यूज़ देखा, एनेस्थेटिक्स की शक्ल में भी फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स का आपने यूज़ देखा, पीटीएफई की सूरत में फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स का यूज़ देखा। समझ में आ गई? फायर एक्सटिंग्विशर फ्लूइड्स, कहीं आग लग जाती है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर भी एक बड़ी सी बोतल होती है, वो लाल कलर की, उसको दबाया जाता है तो उसमें से गैस निकलती है, पानी नहीं निकलता। याद रहे, कुछ जगहों पे जब आग लग जाती है ना, ख़ास तौर पे बिजली के इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं, घरों में हो जाता है या फैक्ट्री में हो जाता है, कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से, बिजली में शॉर्ट सर्किट की वजह से, अब शॉर्ट सर्किट क्या है वो उसके लिए तो मेरे पास वक्त नहीं है बताने का। बिजली में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होता है, बिजली के तारों में आग लग जाती है। अब बिजली के तारों में आग लगी है तो आप जाके वहाँ जो है ना वो पानी की बाल्टी लेके पानी डाल के उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस आग को, आप वहीं पे चिपक जाएंगे उस आग के साथ।
आपका भी इंतकाल हो जाएगा। क्यों भाई? बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, बिजली फैली हुई है तभी तो आग लगी, आप वहाँ पानी डाल रहे हैं तो क्या होगा? आप भी गए। अब पानी तो डाल नहीं सकते, अब क्या करें? या तो रेत डाल दें, सैंड, मट्टी डाल दें, ये कर लें। अब रेत और मट्टी वगैरह तो हम वहाँ कहाँ से लेके आएँ? तो इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर की जो बोतलें होती हैं, आग बुझाने वाली जिनको फायर एक्सटिंग्विशर्स कहा जाता है, वो रेड कलर की बॉटल्स आपने देखी होंगी। उनके अंदर होता क्या? उनके अंदर फोम होता है, फोम। उसको जब प्रेस करेंगे तो उस बोतल के अंदर से पानी नहीं निकलेगा, फोम निकलेगा। वो फोम जो है क्या है? वो फायर एक्सटिंग्विशर फ्लूइड है। वो फोम क्या है जो कि उसमें से बोतल में से निकल रहा है? फायर एक्सटिंग्विशर फ्लूइड है वो। समझ में आ गई बात? और ये फायर एक्सटिंग्विशर फ्लूइड जो है ये किसी से तो मिलके बना होगा केमिस्ट्री की दुनिया में, अगर आप देखें तो ये भी फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड है जो यहाँ पर बहैसियत फायर एक्सटिंग्विशर फ्लूइड के इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स का मैंने थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिया था। अब वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, अभी देखें आप हैलोजन के अंदर अभी तो क्लोरीन पड़ा हुआ है, ब्रोमीन पड़ा हुआ है, आयोडीन पड़ा हुआ है। अभी तो आपकी ज़िंदगी में से मैंने ये चीज़ें निकाली हैं, सिर्फ ये फ्लोरीन चल रहा है अभी, फ्लोरीन के कंपाउंड चल रहे हैं, फ्लोरीन के यूजेस चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अब ज़रा PTFE को ज़रा देख लें इसके हवाले से, ये मिटा दूँ। मैं पहले बताया PTFE मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरे फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट है PTFE। ठीक है, और क्या यूज़ बताया था मैंने? सिर्फ एक यूज़ बताया था इसका PTFE का, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन, फुल वर्ड्स हैं इसके। इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स में इंसुलेशन का किरदार अदा कर रहे हैं। कॉमनली कॉल्ड इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है टेफ्लॉन। क्या कहा जाता है? टेफ्लॉन। ठीक है, इस टेफ्लॉन की क्वालिटी एक है, PTFE या टेफ्लॉन की एक क्वालिटी है, इसका बहुत लो जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन का टॉपिक आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो यकीनन उसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया होगा। तो टेफ्लॉन का जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत लो होता है, लो। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली है क्या? रेशो है। रेशो को बहुत दफ़ा मैंने एक्सप्लेन किया है, दोबारा बता देता हूँ। रेशो क्या है? पहली बात, एक नंबर है। कौन सा नंबर है? ये होल नंबर नहीं है, मुकम्मल नंबर नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कौन से नंबर होते हैं? जो कि अपॉन वाले होते हैं, मिसाल के तौर पर 2/3 लाइक दिस। तो आप बोलेंगे सर रेशो तो ऐसे नहीं लिखते 2/3 और अपॉन वाली हालत में, हम इसको तो यूँ लिखते हैं, याद आया? और इसको बोलते हैं 2:3, यही बोलते हैं। तो 2:3 भाई, इसी को अगर आप ये रेशो का साइन हटा दें, अगर आप ये कॉलन का साइन हटा दें तो जहाँ 2 लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिखें, इस साइन को वाइप करें, डिवाइड का साइन लगाएं, ये लें, ये फ्रैक्शन बन गया। मतलब ये जो रेशो वाला साइन है कॉलन, जिसको आप कह रहे हैं 2:3, ये कन्वर्ट हो सकता है इस फ्रैक्शन में, और इसी फ्रैक्शन को दोबारा आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखें आपने सॉल्व तो करना है ना, अगर रेशो के क्वेश्चन आ जाते हैं आपने उनको सॉल्व तो करना है ना, इस शक्ल में थोड़ी ना सॉल्व कर सकते। कैसे सॉल्व करेंगे? फंडामेंटल ऑपरेशंस चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो बीच में लगे होंगे नंबर्स के दरमियान, तभी तो आप उसको सॉल्व करेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ये कॉलन लगा हुआ है जो कि रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इस शक्ल में लाना पड़ेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में। हाँ, अब ये कुछ हो सकता है। तो बहरहाल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये एक रेशो है। रेशो एक नंबर है, कौन सा? फ्रैक्शन वाला नंबर है, यानी कि ये वाला नंबर। इसमें जो दो नंबर हैं वो आपको बता क्या रहे हैं? वो आपको कंपैरिजन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है कंपेयर करना, कंपेयर का मतलब होता है मवाजना करना,
मवाजना करना, दो चीज़ों का तकाबुली जायज़ा लेना, दो चीज़ों का मवाजना करना, दो चीज़ों को देखना। क्या कि दो चीज़ें जो हैं उनका किसी एक काम में कितना कितना किरदार है। दो चीज़ें जो हैं, दो चीज़ें ये जो हैं किसी एक काम में, ध्यान से सुनिए, दो चीज़ों का किसी एक काम में कितना कितना किरदार है, उसको हम कंपेयर करते हैं। नई बात समझ में आई तो समझा देता हूँ आसान लफ्ज़ों में। एक बिज़नेस शुरू होता है 100 रुपीज़ से, कई दफ़ा मिसाल देके समझाइए। एक बिज़नेस शुरू होता है 100 रुपीज़ से, आपके पास 60 रुपीज़ हैं। 100 रुपीज़ से बिज़नेस शुरू करते हैं, आपके पास 60 रुपीज़ हैं। आप ए हैं, आप एक दोस्त के पास जाते हैं, बी के पास, उसको बोलते हैं यार 60 रुपये दे दो, 40 रुपये दे दो, वो आपको 40 रुपये दे देता है। अब वो आपका पार्टनर हो गया। 60 + 40 कितने हो गए? 100 हो गए। बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बिज़नेस किया है तो कुछ प्रॉफिट भी आएगा। प्रॉफिट आ गया तो अब क्या होगा? बी जो है वो बोलेगा भाई मेरा हिस्सा भी दो। तो यहाँ पर आप जो है फिर बोलेंगे ठीक है, आप इसका रेशो बनाएंगे, प्रॉफिट का रेशो बनाएंगे। आप बोलेंगे क्योंकि 100 रुपये हमने एक चीज़ को बनाने में, अब देखें यहाँ पर इसकी डिटेल में नहीं जाता, कई वीडियोस में बताइए। तो 100 रुपये को बनाने में ए का कितना किरदार है? 60, और बी का कितना किरदार है? 40। 100 को बनाने में, समझ आ गई बात? तो मैं आपसे पूछता हूँ 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें कितना जो है हिस्सा ए का है? आप बोलेंगे 60। और बी का कितना हिस्सा है? आप बोलेंगे 40। इसको अगर आप सिंपल करना चाहें तो 10 से डिवाइड कर दें, यहाँ 4 जवाब आ जाएगा या 6 जवाब आ जाएगा, 6/4 हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड कर लें, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये बन जाएगा 3/2। अब जो भी प्रॉफिट होगा उसके 5 हिस्से बन जाएंगे, 3 + 2, 5 हिस्से बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर 10 रुपीज़ जो है प्रॉफिट बना, ए और बी आपस में डिवाइड करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे? वो बोलेंगे ये जो 10 रुपीज़ है हम इसके 5 हिस्से करेंगे बराबर बराबर। तो 10 रुपीज़ के 5 बराबर बराबर हिस्से करें तो कितने बनेंगे भाई? 2 2 2 2 2, यही होगा। 2 2 2 2 2। अब ये जो 5 हिस्से बन गए इस प्रॉफिट के, वो बोल रहा है इसके अंदर से 3 हिस्से जो है, ये देखें 3 को फॉलो करें। 3 कहाँ से आया? 6 से आया। 6 कहाँ से आया? 60 से आया। 60 कहाँ से आया? ए से आया। तो ये ए ने 60 रुपये जमा कराए थे, फिर उससे 6 बने, उससे 3 बने, तो 3 हिस्से जो है वो मिलेंगे किसको? ए को, प्रॉफिट के। तो 3 हिस्से अगर जमा करें तो 6 रुपीज़ जो हैं वो 10 रुपीज़ में से ए को मिलेंगे। 2 हिस्से जो है वो किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे। 2 हिस्से यानी कि 4 रुपीज़ जो है बी को मिलेंगे। क्यों? ये देखें 3/2, ये रेशो कहलाता है। तो एक बिजनेस के अंदर दोनों का हिस्सा कितना कितना था? उसका इतना था, उसका इतना था। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर रेशो का जब भी मतलब आए तो इसका मतलब यही होता है कि किसी एक काम में दो चीज़ों का कितना कितना किरदार है। मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंस वाली वीडियो जो ना इसके बाद और जाएगी। बहरहाल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं ज़रा आगे लेके चलूँ तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेशो है। एक बात तो तय हो गई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एक रेशो। अब रेशो की बात कर रहा हूँ तो यकीनन इसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे कि उनका किसी एक काम में या किसी एक चीज़ में उन दो चीज़ों का कितना कितना हिस्सा है। फ्रिक्शन बेसिकली रगड़ को कहते हैं, रगड़। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टच होके ही चलता है। समझ में आ गई बात? अगर आप हवा में चल रहे हैं ना तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन मौजूद है, वहाँ पर भी रगड़ मौजूद है, वहाँ पर भी रबिंग मौजूद है। क्या मौजूद है वहाँ पर? एयर है। आपकी बॉडी एयर से रब होगी तो उससे क्या होगा? आपका मोशन मोशन मतलब हरकत, वो डिस्टर्ब होगी। अगर सामने से बहुत तेज़ हवा आ रही है तो और आप जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वो जो सामने एयर आ रही है वो आपको डिस्टर्ब करेगी, आपकी हरकत को रोकने की कोशिश करेगी। समझ आ रही है बात? तो हम इसको कहते हैं एयर फ्रिक्शन। दूसरी फ्रिक्शन, आपकी बॉडी किस चीज़ के कांटेक्ट में है? रोड, सड़क। देखें उससे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर रोड जो है वो बहुत ज़्यादा रफ़ है, रोड जो है वो रफ़ है, तो आपको चलने में परेशानी होगी क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा होगी, रगड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, रबिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। अगर स्मूथ रोड होगा तो आप आसानी के साथ चल लेंगे, रगड़ वहाँ पे फ्रिक्शन रबिंग इतनी जो है वो नहीं होगी। तो यहाँ पर दो फोर्सेस का मुकाबला है।
फोर्स ए और फोर्स बी। फ्रिक्शन जो है वो भी एक फोर्स है, और आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी एक फोर्स है। सॉरी, फ्रिक्शन भी क्या है, एक फोर्स है। मैंने कहा दो फोर्सेस का मुकाबला है, क्योंकि आपकी बॉडी जो हरकत कर रही है वो आपकी फोर्स की वजह से कर रही है। आप बी हैं, फोर्स लग रही है एफ बी, ये फोर्स आप लगा रहे हैं अपनी बॉडी को हरकत देने के लिए। समझ में आ गई बात? या और इसको आसान करें तो ये एक तख्ता रखा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, आप इस तख्ते के ऊपर इस ब्लॉक को पकड़ के धक्का देते हैं, यहाँ से ये यहाँ पर आ जाता है ब्लॉक। लेकिन अब आप इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, तो ये जो सरफेस है और ये जो इस ऑब्जेक्ट की सरफेस है, लोअर सरफेस, दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ रही है ना। ये देखें, एक सरफेस लोअर सरफेस तो इस ब्लॉक की हो गई, दूसरी सरफेस इसकी हो गई, इस तख्ते की जिसके ऊपर आपने ये ब्लॉक रखा हुआ। तो एक लोअर सरफेस हो गई इस ब्लॉक की, नीचे वाली सरफेस, और दूसरी सरफेस इस तख्ते की हो गई, इस प्लांक की हो गई। प्लांक तख्ते को कहते हैं, लकड़ी का है ये, इसके ऊपर आपने ये रखा। तो इस प्लांक की ये वाली सरफेस जो है ये अपर सरफेस कहलाई, अपर सरफेस, और इस ब्लॉक की ये वाली जो सरफेस है ये क्या कहलाई, लोअर सरफेस कहलाई। तो दो सरफेसेस का आपस में इन कांटेक्ट होगा जब आप इसको यहाँ से यहाँ धक्का देंगे। ये दोनों सरफेसेस क्या करेंगे, इस ब्लॉक की जो लोअर सरफेस है और इस तख्ते की जो अपर सरफेस है, इनके आपस में क्या होगा, रगड़ होगी, फ्रिक्शन होगी। कॉमन सेंस की बात है। तो जब आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो ये जो रगड़ होगी या फ्रिक्शन होगी, ये इसकी हरकत को, इसके मोशन को, उसको बढ़ाएगी या कम करेगी? डेफिनेटली कम करेगी। फ्रिक्शन या रगड़ जो है वो ऐसी फोर्स है जो कि हरकत को रोकती है, बढ़ाती नहीं है। अगर ये तख्ता शीशे का बना हुआ हो तब तो आप बड़ी आसानी से इसको वहाँ यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। ये तख्ता अगर लकड़ी का बना हुआ हो तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। देखें फोर्स ज़रा आप देख लें, दो फोर्सेस का मुकाबला हो रहा है यहाँ पर। एक फोर्स वो जो कि आप लगा रहे हैं इस बॉक्स को आगे ले जाने के लिए, दूसरी फोर्स वो जो ये सरफेसेस लगा रही हैं, ये तख्ते की सरफेस अपर वाली और इस ब्लॉक की सरफेस लोअर वाली, ये दोनों सरफेसेस जो है वो फोर्स लगा रही हैं। और ये जो फोर्स लगा रही हैं दोनों सरफेसेस, इसको फ्रिक्शन कहेंगे हम। और एक फोर्स वो है जो कि आप लगा रहे हैं इस ब्लॉक को आगे ले जाने के लिए। अब आप जो धक्का लगा रहे हैं, आप जो अपनी फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हरकत कर रहा है, आपकी फोर्स जो है इस ब्लॉक को हरकत में ला रही है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों सरफेसेस की, ये इस ब्लॉक को हरकत में चाह रही है कि ये हरकत में ना आए, ये दोबारा अपनी पुरानी इसी पोजीशन में आ जाए, स्टिल पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ दो दुश्मन फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। एक तो ये वाली सरफेसेस वाली, लोअर सरफेस अपर सरफेस, जिसको हम फ्रिक्शन कह रहे हैं, और दूसरी फोर्स कौन सी है, दूसरी फोर्स जो है वो आपकी है, जो आप लगा रहे हैं इस ब्लॉक को आगे ले जाने के लिए। तो जंग चल रही है यहाँ पर, आपकी फोर्स और इन सरफेसेस की फोर्स जिनको फ्रिक्शन कह रहे हैं। तो अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स आपकी है, और दूसरी कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स। एक हो गई फ्रिक्शनल फोर्स जो दोनों सरफेसेस लगा रही हैं, और दूसरी हो गई अप्लाइड फोर्स जो आप लगा रहे हैं इस बॉक्स को आगे ले जाने के लिए। अप्लाइड फोर्स आपकी हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों सरफेसेस की हो गई। तो ये दो फोर्सेस जब इंटरेक्ट हो रही हैं, तो अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें दोनों फोर्सेस का, अब फोर्सेस को हम न्यूटन में लेते हैं, आपको पता है ये इसका यूनिट है। फोर्सेस को हम किस में लेते हैं, न्यूटन में लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसका रेशो निकालना चाहूँ कि कितनी अप्लाइड फोर्स पर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो काम कर रही है, दोबारा मेरा जुमला ध्यान से सुने, कितनी अप्लाइड फोर्स पे कितनी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो काम कर रही है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन जो है वो 5 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 5 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स जो है आपकी 10 न्यूटन है। अगर मैं कहूँ बताइए भाई क्या रेशो है, ये जो तख्ता, ये जो लकड़ी का तख्ता है, अभी ये याद रहे,
और ये ब्लॉक जो है ये भी लकड़ी का बना हुआ है, दोनों लकड़ी के हैं, वुड के हैं, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, रगड़ ज़्यादा होगी। तो आप कहेंगे कि मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और उसके नतीजे में दोनों सरफेसेस जो हैं वो 5 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। अब इस केस को चेंज कर देते हैं, ये लकड़ी का तख्ता और लकड़ी का ब्लॉक के बजाय इसको शीशे का, गिलास का तख्ता कर देते हैं, गिलास का तख्ता कर देते हैं, सॉरी गिलास का, हाँ गिलास का तख्ता बना देते हैं, लकड़ी का छोड़ के शीशे का इसको बना देते हैं। सपोज करते हैं ब्लॉक जो है ये वो भी शीशे का बना हुआ है। अब आपको पता है दो शीशे के ऑब्जेक्ट हैं तो किसमें होगा, किसको आप आसानी से धकेल देंगे, थोड़ी फोर्स लगाने पे कितना जो है वो तेज़ हरकत होगी, क्योंकि दोनों चीज़ें शीशे की बनी हुई हैं, दोनों की सरफेसेस जो हैं उनमें इतनी फ्रिक्शन नहीं होगी, इतनी रगड़ नहीं होगी, बड़ी आसानी से स्लाइड कर जाएगा, ये बड़ी आसानी से स्लाइड कर जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मेरे जो फोर्स लगा रहा हूँ उसके नतीजे में, पहले क्या रेशो था वुड वाले केस के अंदर 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का था, फ्रिक्शनल फोर्सेस 5 न्यूटन थी, आप जो फोर्स लगा रहे हैं अप्लाइड फोर्स वो 10 न्यूटन है। अब देखें इसका कंपैरिजन जब आपने ये चेंज किया, मैं कह रहा हूँ ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेशियो है, कंपैरिजन है दो फोर्सेस का। तो अब देखिए ज़रा, अगर शीशे का बना देते हैं तो अब 2 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गई, 2 न्यूटन दोनों सरफेसेस जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। और आप जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी फोर्स लगा रहे हैं आप, 1 न्यूटन। देख रहे हैं कितना फर्क आ गया। पहले आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, बड़ी ताकत लगानी पड़ रही थी क्योंकि वहां पर भी जोर बहुत ज़्यादा था भाई, वो सरफेसेस भी 5 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कर रही थी। अब उल्टा सिस्टम हो गया है, सरफेसेस आपने चेंज कर दिए, स्मूथ ले आए। अब इसका अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना चाहें, अब इसका जो है वो आप जो है वो रेशो निकालना चाहें तो 1 न्यूटन आपको सिर्फ फोर्स लगानी पड़ रही है और उसके नतीजे में 2 न्यूटन फोर्स जो है वो क्रिएट कर रही है। लेकिन सॉरी ये मैं थोड़ा सा गलत कर दिया इसको मैं असल में थोड़ा, क्योंकि अभी भी फ्रिक्शनल फोर्स हमें तो ये दिखाना है, दूसरे केस में इसमें शीशे वाला केस था उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 5 करते हैं, अब कुछ आसानी हो जाएगी। 5 न्यूटन जो है वो आप फोर्स लगा रहे हैं, उसके नतीजे में सिर्फ 1 न्यूटन जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रही है, 1 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रही है। और आप कितने न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। रेशो आ गया सामने, कंपैरिजन आ गया सामने, दोनों फोर्सेस का तकाबुली जायज़ा आपके सामने आ गया कि यहाँ इस केस के अंदर, लकड़ी वाले केस के अंदर 10 न्यूटन फोर्स आप लगाना चाह रहे थे, आप लगा रहे थे, उसके नतीजे में फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन की प्रोड्यूस हो रही थी। उसका नतीजा क्या निकल रहा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो सही तरह से मूव नहीं कर पा रहा था, ऑब्जेक्ट जो है सही तरह से मूव नहीं कर पा रहा था, उसका मोशन जो है वो नहीं था जो कि होना चाहिए। जब शीशे की सरफेसेस आपने कर दी, 10 के बजाय 5 न्यूटन आप लगा रहे हैं और फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो कितनी है, सिर्फ 1 न्यूटन प्रोड्यूस हो रही है। कंपैरिजन कर लें, 5 न्यूटन पे 1 न्यूटन, तो ये जो रेशियो है, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा आप देख के ही बता देंगे कि सर ये तो बड़ा ज़बरदस्त नतीजा निकलेगा, ऑब्जेक्ट जो है बड़ी तेज़ी से मूव करेगा, मोशन बहुत तेज़ होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो तो बहुत कम है। ये कंपैरिजन जो है, ये रेशो जो है, इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पर PTFE की अगर हम बात करें, जिसको हम टेफ्लॉन कहते हैं, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बहुत लो होता है। बिजली की तार के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये भी ज़रा सुन लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, किसी वायर के अंदर क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तार है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो क्या यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगी, ये तार है, इस पर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को मैं अभी नाम दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी जो, बिजली जो यहाँ से यहाँ जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, चले मैं इसको आसान लफ्ज़ों में करूँ, नहीं तो फिर बात बहुत तवील हो जाएगी। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का बहना। अब मुझे बताइए यहाँ पर ये जो तार है यहाँ पर, इसके ऊपर जो है वो वायर भी चढ़ी हुई होगी, इंसुलेशन वायर, वो जो प्लास्टिक की है, जो हमने अभी कहा है कि वो PTFE या टेफ्लॉन जिसको कहते हैं, उस
फ्लोरोकार्बन कंपाउंड से मिलके वो इंसुलेशन वायर प्लास्टिक की बनी होगी जो इस तार के ऊपर है। अंदर ये वाली तार है जो कि कॉपर की है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो ये इंसुलेशन वायर जो है, जो टेफ्लॉन से मिलके बनी हुई है, जो कि इंसुलेटर है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को रोक रही है आगे जाने से। तो सोचिए ज़रा, अंदर एक कंडक्टर है, कंडक्टर जो अलाउ कर रहा है बिजली को आगे जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को तेज़ी के साथ फ्लो होने के लिए। उसी के साथ जो है ऊपर प्लास्टिक की वायर है जो कि इंसुलेटर है, उसका काम यह है कि इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोके, ना जाने दे। इंसुलेटर जो है उसकी कोशिश है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोके, फ्लो ना होने दे, उनकी रफ्तार को कम करे, घट करे। अंदर जो मेटल मौजूद है, बिजली की तार है एक्चुअल, वो कंडक्टर है, उसकी कोशिश है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी के साथ हो। तो यहाँ पर देखिए दो फोर्सेस की क्या जंग नहीं शुरू हो जाएगी, सोचिए ज़रा। तो यहाँ पर क्या कंपैरिजन नहीं होगा, क्या यहाँ पर रेशो नहीं होगा, क्या यहाँ पर अगर इसकी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगी, इस किसकी, प्लास्टिक की जो ऊपर है, जो टेफ्लॉन ऊपर है, अगर इसका लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये इतना रेसिस्ट नहीं करेगा, इतना रोक के नहीं रखेगा इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कि यहाँ से वहाँ जाए। और ये जो अंदर मेटल है इसके ऊपर तेज़ी के साथ ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन तो है टेफ्लॉन की, उससे हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हम इस बिजली के तार को पकड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये प्लास्टिक का वायर जो है ये क्या कर रहा है कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उनकी रफ्तार को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि इस प्लास्टिक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो होने का आसान सा मतलब जो है वो यहाँ पर यही है कि ये इनको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि रगड़ तो होगी ना यहाँ पर भी, फ्रिक्शन तो यहाँ पर भी आएगी ना, सोचने की बात है, होगी या नहीं होगी फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पर इसको रोकते हैं हम। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 किसका? हैलोजेंस। पार्ट 5 और क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ हैलोजेंस का पार्ट 1 है। ठीक है, बहुत कुछ है बताने के लिए। ये इम्पोर्टेंस वाले ये वो टॉपिक बहुत टाइम ले जाते हैं भाई, लेकिन आई होप आपको मज़ा आया होगा ये सब कुछ सुन के। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं तो वीडियो दोबारा देखें, आप तसल्ली से देखें, बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।